नमस्ते बच्चों। अब हम कक्षा 10 में छठा पाठ पढ़ेंगे। कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कक्षा 10 हिंदी में छठा पाठ अपना है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले बच्चों इनका जो जन्म है वो 1889 ईस्वी को हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो 1889 ईस्वी में हुआ और इनका निधन है वो इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जन्म इनका 1889 ईस्वी में और निधन 1937 ईस्वी में। अब बच्चों सबसे पहली बात यह है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि हैं, छायावादी युग के कवि। छायावादी कवि छायावादी कवि वो होते हैं बच्चों, कौन से होते हैं किनको छायावादी कवि युग की श्रेणी में रखा जाता है? जिन कवियों को, वो होता है प्रकृति प्रेम। प्रकृति के ऊपर जिन कवियों ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया हो, प्रकृति पर का मानवीकरण कर दिया हो, बहुत ही सूक्ष्म प्रकृति का चित्रण किया है, उन कवियों को छायावादी श्रेणी में रखा जाता है साहित्य में। तो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावादी कवि हैं और छायावादी युग के इन्हें ब्रह्मा कह के पुकारा जाता है। छायावादी युग के इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का ब्रह्मा कहकर पुकारा जाता है। अब देखो, अपने तीन भगवान जिन्हें हम मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। छायावादी युग में तीन कवि जो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक जयशंकर प्रसाद हैं जिन्हें छायावादी युग का ब्रह्मा कह दिया। ठीक है, दूसरे हैं सुमित्रानंदन पंत। दूसरे कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें छायावादी युग का विष्णु कहा जाता है। जिन्हें छायावादी युग का क्या कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है। और तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें छायावादी युग का महेश यानी शंकर शिव कहकर पुकारा जाता है। तो छायावादी युग के त्रिदेव हैं, ये तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु और निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों ही छायावादी युग के बहुत ही गजब के कवि थे। तीनों ने क्या, छायावादी कवियों की विशेषता क्या होती है? उन्होंने प्रकृति का चित्रण अपने काव्य में बहुत ही सुंदर किया होता है। ठीक है, इनका जन्म काशी में हुआ था, 1889 को हुआ। और कहां पर हुआ था? काशी में। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। बाबू देवी प्रसाद इनके पिताजी का नाम था, जो कि बड़े शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर पुकारते थे। सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद का। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, जो कि शिक्षा प्रेमी थे। प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ना, शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई थी। इनके पिताजी को शिक्षा से प्रेम था, शिक्षा प्रेमी थे, तो उन्हीं के निर्देशन में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। साहित्य में इनकी रुचि शुरू से थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक मासिक पत्रिका निकलती थी, मासिक पत्रिका इंदु, महीने में निकले मासिक पत्रिका इंदु, इसका संपादन किया। तब से उन्हें ख्याति प्राप्त हुई, तब से वो प्रसिद्ध हो गए।
मासिक पत्रिका थी हिंदू, जिसका उन्होंने संपादन किया। तब से ये ख्याति प्राप्त कवियों में आ गए। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद ने काव्य भी बहुत लिखा है, कविताएं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, ये बहुत लिखे हैं। इन्होंने कहानी भी लिखी है, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और काव्य भी लिखा है। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा चर्चा, प्रसिद्धि इनकी कवि और नाटककार के रूप में है। कवि और नाटककार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, कवि और नाटककार के रूप में। कवियों में कौन सी श्रेणी में आते हैं? छायावादी युग में। और इनके नाटक बड़े प्रसिद्ध थे, तो इन्हें एक कवि और नाटककार में खूब ख्याति प्राप्त हुई। अब हम बच्चों इनका जो परिचय है वो पढ़ते हैं अपनी बुक्स में। देखिए आप, तो जयशंकर प्रसाद हैं, इनका जन्म मैंने बताया 1889 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। ये चीज़ जो है बच्चों, आपको हर पाठ जो है उसमें कवि परिचय, आज एक पीडीएफ आपका डाला गया है, वो थोड़ा सा गलती से दूसरे पाठ का आ गया है, पहले पाठ का डाला नहीं गया, वो शायद आज या कल फिर डाल दूंगा। पीडीएफ आपको मिलेगा, नोट्स आप जो चलाते हैं उसमें जो नोट्स लिखा हुआ आपको मिलेगा। शुरू करते हैं तो कोर्स पर आप जाते हैं, कोर्स के आगे एक नोट्स लिखा हुआ है, उसमें आप जाएंगे तो आपको सूरदास का जो चैप्टर है उसका पीडीएफ मिलेगा प्रश्न उत्तरों का। उसमें आपको ज़्यादा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं दिए गए हैं, आपको पाठ में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक व्याख्या है और जो पाठ के प्रश्न उत्तर हैं वो है पहले पाठ के भी, वो या तो आज या कल में वो डाल दिए जाएंगे। जो पीछे के 4-5 पाठ हैं उनके लगातार आपको मिलते रहेंगे, आगे से वो लगातार हो जाएंगे, तो आप उनमें वो देख लीजिए। बात हम कर रहे थे कवि परिचय और लेखक परिचय की। इनमें से 2 प्रश्न आएंगे, एक लेखक परिचय और एक कवि परिचय। तो पीडीएफ में कवि परिचय वो अगर बड़ा प्रश्न आता है तो वो पूरा आपको लिखना होगी, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उनकी भाषा क्या थी, ये सारी बातें उसमें बड़े प्रश्न में आ जाएंगी। छोटा प्रश्न, जन्म कहाँ पर हुआ, निधन कब हुआ, उनकी रचना का नाम पूछ लिया, तो ये छोटे प्रश्न भी उसमें मिल जाएंगे। मुख्य मुख्य बातें उस पर पीडीएफ में आपको लिखी मिलेंगी। लेकिन आपको पाठों का जो जीवन परिचय है कवि का वो और लेखक का, वो दोनों को आपको ध्यान से देखना है। तो देखो, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, हमने बताया था कि छायावादी युग के इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कह के पुकारा जाता है। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में, काशी नगरी जो है उसमें 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद विद्या अनुरागी थे, शिक्षा प्रेमी थे वो, बहुत ही विद्या अनुरागी, विद्या प्लस अनुरागी, विद्या से अनुराग रखने वाले, प्रेम करने वाले थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। शुरुआती जो शिक्षा है उनकी वो कहाँ पर हुई, घर पे ही हुई थी। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेज दिया, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन करने के लिए। तो ध्यान में रखना है, प्रश्न ये बन जाता है यहाँ पर छोटा, पिताजी का नाम आ गया, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, फिर यह आता कि उनकी शिक्षा किस कॉलेज में हुई, तो ध्यान में रखना क्वींस कॉलेज। अल्प आयु में ही वे अपनी मेधा से, मेधा यानी बुद्धि, मेधा का मतलब होता है बच्चों बुद्धि, तो अल्प आयु में, थोड़ी आयु में, छोटी आयु में उन्होंने अपनी बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो छोटी आयु में ही इनकी बुद्धि बहुत तेज थी, जिसके कारण उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का बहुत अच्छा इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इनकी रुचि बचपन से शुरुआत थी, जब से वो समझने लगे तब से इनकी रुचि साहित्य में थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ध्यान में रखना, प्रश्न बन गया यहाँ पे, कौन सी पत्रिका का जयशंकर प्रसाद ने संपादन किया, तो ध्यान रखना इंदु नामक, और वो मासिक पत्रिका थी। पाक्षिक भी 15 दिनों में एक बार छपने वाली, महीने में एक बार छपने वाली, तो मासिक थी वो, महीने में एक बार छपने वाली पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो कौन सी पत्रिका का, इंदु पत्रिका का। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली और तब से उन्हें पहचान मिल गई, एक अलग नाम से उन्हें जाना जाने
लग गया। कब से? जब साहित्य जगत में जयशंकर प्रसाद की पहचान कब हुई? ध्यान में रखना है, हिंदू नामक मासिक पत्रिका के संपादन करने से। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। काव्य तो इन्होंने किया, तो कवि तो ये थे ही थे, इसके साथ साथ इन्होंने नाटक भी बहुत सारे लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानी, निबंध ये भी बहुत सारे लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देखें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में देखो, सबसे पहले काव्य देखते हैं। तो काव्य में इन्होंने, इनके काव्य हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। ध्यान में रखना, अलग अलग पूछ सकते हैं कि इनके काव्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं काव्य में। तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, ये इनकी काव्य रचनाएं हो गई। फिर नाटक कौन कौन से इन्होंने लिखे? नाटककार के रूप में इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। ध्रुव स्वामिनी नाटक इनका बहुत ही गजब का नाटक है। विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये नाटक। ध्यान में रखना है, इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किस में मिली थी? काव्य, एक कवि और नाटककार के रूप में, काव्य और नाटक में ही इनकी काव्य रचनाएं थी ना। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, काव्य की मुख्य रचनाएं। और नाटक ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये इनके नाटक हैं। इन्हीं से इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। उपन्यास कौन कौन से? इनके कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब है इरावती जो इनकी रचना थी वो अपूर्ण रह गई थी, यानी इनको लिखते लिखते इनका देहांत हो गया था, ये रचना है वो पूरी नहीं हो पाई थी, अपूर्ण है, अधूरी रह गई थी। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान में रखना है कि उनका कौन सा उपन्यास अधूरा उपन्यास रह गया था? इरावती, ये रचना अपूर्ण रह गई थी क्योंकि इनका देहांत हो गया था। फिर आता है कहानी। कहानी में आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, ये इनकी क्या है? कहानियां हैं। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, ये इन्होंने कहानियां लिखी हैं। निबंध, काव्य कला का अन्य निबंध, काव्य कला निबंध और अन्य निबंध बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं। तो ध्यान में रखना है कि इनके रचनाओं के नाम पूछे जाए तो कुछ कौन सी काव्य रचना है? तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, इनकी काव्य रचनाएं। नाटक कौन कौन से हैं? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। बड़ा प्रश्न आता है तो उनमें लिखना है कि ये कवि और नाटक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन साथ ही उन्होंने उपन्यास, कहानी और निबंध कला में भी, विधा में भी इन्होंने अपना कौशल है वो दिखाया था। तो इनकी रचनाओं का विशेष ध्यान रखना है। फिर आता है प्रसाद जी की प्रतिभा। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब क्या है कि प्रसाद जी ने क्या किया था? अनेक विधाओं में अपना कौशल दिखाया था। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, काव्य, यानी कवि भी थे नाटककार के रूप में, तो इन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी। किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। लेकिन एक कवि के रूप में और नाटककार के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए, यानी इनकी काव्य रचनाएं बड़ी गजब की लिखी उन्होंने, और नाटक जिन पर उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी अलग अलग विधाओं में। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, साहित्य की अलग अलग विधाओं में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एक कवि के रूप में और एक नाटककार के रूप में इन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है, जो छायावादी कवि हैं। अब मैंने आपको बताया था छायावादी कवि कौन कौन से हैं। वे कवि जिन्होंने प्रकृति का चित्रण बहुत ही गजब ढंग से किया था, बहुत ही सुंदर सूक्ष्म चित्रण प्रकृति का किया, उनमें आते हैं। तो ये उनमें अग्रगण्य आते हैं। अब मैंने आपको बताया था प्रकृति के ऊपर कविता लिखने वालों को छायावादी, हिंदी साहित्य के अंदर छायावादी कवियों में रखा गया, और उस पर 3 कवि थे।
महत्वपूर्ण, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो प्रसाद को छायावादी युग का ब्रह्मा कह के पुकारा जाता है, पंत को विष्णु कहा जाता है और निराला है उन्हें महेश कहा जाता है। कामायनी इनका शिव सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ जो है ना, कामायनी इनकी रचना कवि के रूप में बहुत ही गजब की रचना है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। जिस संसार के जो श्रेष्ठ काव्य हैं, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, बहुत लोकप्रिय हुई, वैसे ही कामायनी जो है उनकी ऐसी रचना है जिनको श्रेष्ठ काव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे तुलसीदास का काव्य महाकाव्य था वो रामचरितमानस, तो वो श्रेष्ठ काव्य की श्रेणी में आता है। वैसे ही कामायनी जयशंकर प्रसाद का श्रेष्ठ। ध्यान रखना है किस काव्य रचना को श्रेष्ठ काव्य की श्रेणी में रखा जाता है, तो वो क्या है, कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो वो है कामायनी। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। सत्य, शिव और सुंदर का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया। मानव सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का इन्होंने सजीव एवं मौलिक, बहुत ही सजीव, जैसे जैसे प्रकृति में जो प्राकृतिक पदार्थ है उनमें भी उन्होंने मानवीकरण कर दिया, उनमें भी जैसे जान डाल दी हो उन्होंने, ऐसी रचनाएं। प्रकृति प्रेम उनका बहुत अच्छा था। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है, ध्यान में रखना है, हिंदी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, यानी संस्कृत मिली हुई है। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। 15 नवंबर 1937 में इनका निधन हुआ। कब? 15 नवंबर को ये हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। तो बच्चों, महत्वपूर्ण बातें यही हैं, छायावादी युग के कवि थे, इनका जन्म कब हुआ? 1889 में, निधन 1937 15 नवंबर को। पिताजी का नाम देवी प्रसाद, जो कि विद्यानुरागी यानी शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सूंघने साहू कहकर पुकारते थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई, बाद में उन्हें क्वींस कॉलेज भेजा गया। इन्होंने इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया। ये छोटी सी उम्र से ही इनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी, इतनी तेज थी कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान इन्होंने कर लिया था। इंदु नामक पत्रिका, जो मासिक पत्रिका छपती थी, उनका संपादन किया, जिससे उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, इन विधाओं में लिखा। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं उनका ध्यान में रखना है। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार इनके काव्य हैं। नाटक हैं इनके ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजेश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये इनके नाटक हैं। कवि और नाटककार के रूप में इन्हें सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। उपन्यास में इनके कंकाल, तितली, इरावती। इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, ध्यान में रखना है, अपूर्ण उपन्यास कौन सा था? इरावती। कहानी इनकी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। और इनके निबंध, काव्य कला का अन्य निबंध। कामायनी इनका अत्यंतम काव्य, जिसे संसार के श्रेष्ठ काव्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। तो ये था बच्चों कवि परिचय। अब हम देखेंगे पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में यानी जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता, उनकी स्फुट कविताओं के संग्रह। स्फुट का मतलब बच्चों विकसित भी होता है, स्फुट का मतलब विकसित भी होता है, और स्पष्ट व्यक्त, उनकी स्पष्ट कविताएं हैं, स्पष्ट व्यक्त कविताएं हैं, वे भी कविताओं का संग्रह है। उनकी विकसित कविताओं का एक संग्रह था
कानन कुसुम से ली गई, ध्यान में रखना है। हम व्याख्या अगर इस पाठ से आती है तो प्रसंग लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे ना कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कानन कुसुम कविता संग्रह उनसे ये रचना अवतरित है। तो कानन कुसुम से ली गई है। पूछा भी जा सकता है कि उनकी जो प्रभो कविता है वो किस संकलन से ली गई है, कहाँ से ली गई है, किस संग्रह से ली गई है। तो कानन कुसुम, ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उनकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। इस कविता में उन्होंने ईश्वर की स्तुति की है, ईश्वर की प्रार्थना की है, ईश्वर का गान किया है। उसमें क्या क्या किया है? ईश्वर की सर्वव्यापकता की, ईश्वर है वो सभी जगह पर व्यापक है, सभी जगह पर विद्यमान है, सभी जगह कण कण में ईश्वर है वो पाया जाता है। जैसे हर सांस में ईश्वर का वास है। सौंदर्य, उसका सौंदर्य कैसा है, उसकी शक्तिमता, उनकी शक्ति क्या है, उनका बल क्या है, उन सब का गुणगान किया है इस स्तुति के अंदर। कवि ने प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान, कवि को प्रकृति के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण कण में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है, यानी दिखाई देता। कवि को क्या है? प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर है वो उन्हें दिखाई देता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त कर, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त करती हैं कि उनका प्रकाश कैसा, उनका उजाला कैसा है। सागर की उताल किरणें, यानी ऊंचे तल वाला, उताल का मतलब होता है ऊंचे तल वाला, ऊंचे तल से जो किरणें तरंगे उठती हैं उसमें, तो सागर की जो उताल तरंगे हैं वो ईश्वर की स्तुति करती हैं। सागर की जो तरंगे जब उड़ती हैं, लहरें जब उड़ती हैं सागर में, तो उनसे जो आवाज आती है तो कवि उनको क्या मानता है कि वो जैसे ईश्वर का गुणगान कर रही हैं, उसका बखान कर रही हैं। चंद्रिका, उसकी मुस्कान को तो नदियां कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करती हैं। चंद्रिका, उसके चांदनी, चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी जो है उसकी मुस्कान को, ईश्वर की मुस्कान को व्यक्त कर रही है। नदियों की जो आवाज है, निनाद यानी ध्वनि, वो उसके आह्लाद, कवि की आवाज को प्रकट कर रही हैं। कवि नहीं, ईश्वर की आवाज को प्रकट कर रही हैं। वस्तुतः प्रकृति ने सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ही ईश्वर है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति में जो सुंदरता है और जो प्रेम है का जो भव्य रूप है उसको प्रकाशित करने वाला कवि मानते हैं कि वो ईश्वर ही है। प्रकृति में जो सौंदर्य हमें चारों ओर दिखाई देता है, हरियाली, कहीं पर झरने, कहीं पर नदी, कहीं पर सागर, और जो आपसी प्रेम है, प्रकृति से जो जुड़ाव है, प्रकृति का जो प्रेम है, उन सब को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की हम कृपा होने पर ईश्वर की स्तुति करते हैं और उनकी अगर हम पर कृपा होती है तो हमारी समस्त मनोरथ है, यानी समस्त इच्छाएं हैं मनुष्य की, वो पूर्ण हो जाती है। उनकी समस्त जो मनोरथ हैं लोगों के, मनुष्य के जो समस्त मनोरथ हैं वो पूरे हो जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। अब ये भी आता, प्रभो कविता किस भाषा में रची गई है? तो हिंदी की खड़ी बोली में। भावाभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति, उनके जो मन के भाव हैं, भावाभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति, भावों को अभिव्यक्त करना, उनके विचारों को जानना, पढ़ना, तो वो उनके विचार कैसे थे वो इस कविता में स्पष्ट होता है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया। तत्समयी पहले आया था, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। उनकी भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ है। तो संस्कृत निष्ठ का मतलब है तत्सम शब्द। अब होता क्या है, हिंदी का बच्चों थोड़ा सा आप अगर व्याकरण के टॉपिक में जाएं, व्याकरण का टॉपिक है ना शब्द, उसमें आप देखें तो शब्द के भेद होते हैं तत्सम, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तो हिंदी जो भाषा है उसका निर्माण कह लो, उसका जन्म कह लो, वो कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। अपनी संस्कृत अपनी पुरानी भाषा है। ये कह सकते हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत है, हिंदी की माँ
संस्कृत है। हिंदी का विकास है वो संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो हैं बच्चों, वो हिंदी में जो के त्यों लिखे जाते हैं। जैसे वो संस्कृत में लिखे रहते हैं वैसे के वैसे हिंदी में आ जाते हैं। तो उन शब्दों को क्या कह देते हैं, तत्सम शब्द कह देते हैं। जैसे शब्द संस्कृत में जैसे अग्नि, सूर्य, घट यानी घड़ा, घोटक, घोटिका, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो जैसे वो संस्कृत में है वैसे के वैसे हिंदी में आ रहे हैं। तो उन शब्दों को हिंदी में तत्सम शब्दों की श्रेणी में रख दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी का निर्माण है वो संस्कृत से हुआ, हिंदी का विकास है वो संस्कृत से हुआ, तो वो सेम शब्द उसमें आ गए। तो उनकी भाषा तत्समयी है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, मतलब वही है। तत्सम शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है, यानी संस्कृत के शब्दों का बहुत प्रयोग किया है, लेकिन वो हिंदी में काम में लिए जाते हैं। अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। गंभीर भाषा ने उस उनकी जो ये कविता पर वो उसको और भी अधिक आकर्षक और सुंदर बना दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की है। एक लय में ये गाई जा सकती है, सरस कविता है, मूल जो विचार हैं, मौलिक विचार हैं, ऐसे इस प्रकार से कविता ये नहीं है कि जिसका सामान्य वस्तुओं से कोई मतलब ही ना हो। तो बिल्कुल अच्छे एकदम उदाहरण देकर, बिल्कुल स्पष्ट बात है वो कवि ने उदाहरणों के माध्यम से कही है। तो बच्चों ये हुआ अपना पाठ परिचय और कवि परिचय। अब हम अगले वीडियो में जो ये अपनी कविता है प्रभो ये पढ़ेंगे। तो ध्यान में रखना है प्रभो कविता है वो कानन कुसुम उनके जो काव्य संग्रह है उससे ली गई है। कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। इनका कवि परिचय है, 1% कवि परिचय से आएगा, 1% लेखक परिचय का आएगा। अपने गद्य और पद्य भाग दोनों है, हम पद्य पढ़ रहे हैं, फिर आगे गद्य भी पढ़ेंगे। तो छोटे प्रश्न भी आते हैं। तो छोटे प्रश्नों में जैसे आ गए कि कवि का जन्म कब हुआ, जैसे 1889 में हुआ। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 15 नवंबर को हुआ। उनकी काव्य रचनाओं का नाम बताइए, तो आप बताएंगे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। क्वींस कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई थी। शुरुआती शिक्षा इनकी घर पर हुई। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? इंदु नामक पत्रिका का, जो मासिक पत्रिका थी। इन्हें सबसे ज़्यादा ख्याति किसमें मिली? एक कवि और नाटककार के रूप में इन्हें सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। फिर आता है इनके नाटकों के नाम कौन कौन से हैं। इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इरावती है। इनकी भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी की इनकी भाषा है। और इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठम शब्दावली ज़्यादा है। और अपनी रचना जो है प्रभो, इसमें भी ये कानन कुसुम से ली गई है। और इसमें जो कवि ने क्या क्या किया है, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सभी जगह पाया जाता है, उसकी सुंदरता और उसकी जो शक्ति है उसका परिचय हमें करवाया इस स्तुति के अंदर। तो ये आपको ध्यान से इनको देखना है। अब इससे आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।